आज हम लोग चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस की। एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस एक ऐसा ऑर्डिनेंस है जिसने किसानों को बहुत ही गहराई से प्रभावित करना है। तो यहाँ पर याद रखना है हम लोगों को कि ये जो ऑर्डिनेंस की बात हम लोग कर रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है भारतीय किसानों के लिए। 70 साल से जो बनी हुई व्यवस्था थी उसे कहीं ना कहीं यह एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस पूरी तरह से तोड़ दे रहा है। यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले इसके बेसिक्स को मैं समझाता हुआ चलता हूँ कि जो हमारा किसान होता है वह किस प्रकार से काम करता है। किसान, यह याद रखिएगा, पूरे उत्पादन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन जब लाभ की बात आती है तो यह किसान उत्पादन तो करता है लेकिन अपने उत्पादों को यह सीधे अपने उपभोक्ताओं तक, कंज्यूमर तक नहीं बेच सकता। तो यहाँ पर सीधा सा उपभोक्ता जो होता है उस तक पहुंचाना अपनी फसल या अपने उत्पाद को इसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि कानून इसकी परमिशन पहले नहीं देता था। अब यहाँ पर उत्पादन तो किसान कर रहा है लेकिन उसे लेकर जाना पड़ता था मंडी। अब यहाँ पर मंडी यानी कि बाजार की बात की जा रही है, और मंडी में जो पूरा का पूरा व्यापार होता था वह व्यापार में सबसे ज्यादा प्रॉफिट या लाभ होता था वह था अड़हातियों को या फिर बिचौलियों को। तो यहाँ पर प्रत्येक राज्य में मान के चलिए 20,000 से लेकर 40,000 के आसपास तक ये अड़हातिये होते हैं, ये बिचौलिए होते हैं, और ये बिचौलिए ही मुख्य समस्या है हमारी कृषि व्यवस्था की। यहाँ पर याद रखिएगा, जो कृषि उत्पादन होता है, जो कृषि उत्पाद होता है वह किसान डायरेक्टली अपने उत्पाद को लोगों तक नहीं बेच सकता। यह कानूनन गलत हुआ करता था हमारे यहाँ। तो आज के टाइम में सरकार ने इसे खत्म कर दिया है और अब हमारा किसान डायरेक्टली उपभोक्ता तक पहुंच पाएगा, तो ये अब अनुमति दे दी गई है। अब यहाँ पर कुछ और भी चीज है जो बदलाव किए गए हैं। सबसे मजेदार चीज मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पूरा का पूरा सुधार किया गया है यह भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं था। यह हिस्सा था बीजेपी के, सॉरी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो का। सबसे मजेदार चीज यहाँ पर यह है कि ये सारी चीजें जो अभी आप देख रहे हैं होते हुए ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हिस्सा था, लेकिन इसे लागू किया जा रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या क्या है। ये कृषि अध्यादेश 2020 में यहाँ पर 3 अध्यादेश लाए गए हैं, तीनों को हम देखेंगे बारी बारी से और ये किस प्रकार से काम करेगा। सबसे पहले बात करते हैं द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस। यहाँ पर जो आ रहा है हमारा ऑर्डिनेंस वह क्या है, हमारा फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020 अलाउ इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ फार्मर्स प्रोडक्ट बियॉन्ड द फिजिकल परमिशन ऑफ एपीएमसी मार्केट। तो यहां पर याद रखिएगा, ये जो एपीएमसी है इसके को खत्म कर दिया गया है और एपीएमसी के मार्केट के बियॉन्ड यहां पर सारा का सारा ट्रेड होगा। तो यहां पर देखिए, जो सबसे पहली चीज हो रही है, मान लीजिए कोई स्टेट है पंजाब, यहां पर से गेहूं का उत्पादन होता है। तो अब यहां पर ये जो गेहूं का उत्पादन होता था, इस गेहूं के उत्पादन को यह पंजाब का किसान डायरेक्टली झारखंड नहीं बेच सकता था। तो यहां पर याद रखिएगा, इस प्रकार की स्थितियां होती थी कि पंजाब के किसान को यहां पर एपीएमसी को यह बेचना पड़ता था, इनके बाजारों में, मंडियों में ले जाकर बेचना पड़ता था। तो अब यहां पर इंटर स्टेट, यहां पर याद रखिएगा बहुत बड़ा एक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, जैसे पंजाब से झारखंड आएगा फूड प्रोडक्ट, तो यहां पर कई टोल नाके पड़ेंगे, कई टोल नाकों के ऊपर इसके ऊपर रोकथाम होगी। परमिशन के लिए यहाँ पर लेटर जारी करना पड़ेगा। मान लीजिए खाद्यान्न आ रहा है, गेहूं आ रहा है पंजाब से, तो यहाँ पर याद रखिएगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई, या इस प्रकार के जो परमिटेड एजेंसी है उन्हीं का गेहूं आ सकता है झारखंड। डायरेक्टली कोई किसान चाहे कि नहीं मैं अपना गेहूं झारखंड भेज दूं, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर इस समस्या के ऊपर सबसे ज्यादा निगरानी रखी गई और यहां पर अब इस समस्या का तोड़ निकाला गया है कि अब हम लोग इसे बिल्कुल परमिशन दे देंगे कि हाँ चलो, ट्रेड आपको करना है, बिल्कुल आप ट्रेड कर सकते हैं।
तो यहाँ पर अब पंजाब से झारखंड आने का किसानों का जो प्रोडक्ट है उसका रास्ता साफ हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा सुधार है। 70 साल के बाद यह कृषि सुधार लागू हुए हैं। इसमें किसे नुकसान है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आती है नुकसान की। तो नुकसान इसे एक्चुअली किसे है, यहाँ पर अब जो नए हमारे कृषि सुधार हैं ये डायरेक्टली हमारे किसानों को ये परमिशन देंगे कि अब वह सीधे तौर पर अपने उत्पाद को विभिन्न क्षेत्रों में बेच सके। तो यहाँ पर किसानों का सशक्तिकरण, तो 70 साल के बाद किसानों का सशक्तिकरण किया गया है। प्रत्येक राज्य में मान के चलिए 20,000 से लेके 40,000 आढ़ातिये होंगे। अब यहाँ पर होता क्या है, जब कृषि उत्पाद निकलता है पंजाब से, तो पंजाब का किसान क्या करता है, इसे मार्केट में लेकर जाता है मंडियों में। अब मंडियों में ये खरीदने वाली एजेंसियां जो हैं वो खरीद करती हैं, और यहाँ पर अब किसान जब इसे चाहता है कि वो बाहर बेचे, तो मंडियों में यहाँ पर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे नीचे उनको कई बार बेचना पड़ता है। और यहाँ पर होता यह है कि ये किसान ही इस पूरे के पूरे उत्पादन में अगर कोई नुकसान हो गया तो उसके लिए जिम्मेदारी उठाते हैं। लेकिन जब मान लीजिए किसी कारण से उपज की दाम बढ़ गई, 2 रुपए 4 रुपए बढ़ गया, जब ऑफ सीजन होता है तो ये दाम बढ़ जाया करता है। तो लेकिन इसका फायदा अगर किसान को कहा जाए तो इसका फायदा भी किसान को नहीं मिल पाता, क्योंकि ये जो आढ़तिये हैं यही इस पूरे के पूरे बाजार व्यवस्था में सारा मूल्य का निर्धारण करते हैं। तो ये करीब करीब देश भर में करीब करीब 6 लाख के आसपास होने चाहिए, एक अनुमान के अनुसार 6-7 लाख के आसपास होने चाहिए, कुछ कम बेसी हो सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये जो आढ़तिये हैं इनके ऊपर बड़ा जबरदस्त मार पड़ा है इस पूरे ऑर्डिनेंस से। यही कारण है कि अभी आप देखेंगे हाल के दिनों में जबरदस्त इस बिल का विरोध होगा। अब यहाँ पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा कि वो लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे 2 प्रकार के लोगों को नुकसान है। पहला तो आढ़तियों को नुकसान है, दूसरा जितने किसान नेता होते थे उनकी सारी नेतागिरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो इसी डिमांड के ऊपर 70 साल से किसानों को बरगलाते रहे हैं और अपने वोट बैंक उनको बनाते रहे हैं। तो 70 साल से जो उनका वोट बैंक बना हुआ था एक झटके में खत्म हो गया, क्योंकि डिमांड पूरी हो गई। अब डिमांड पूरी हो गई तो इस मांग के ऊपर अब वह व्यापार नहीं कर सकते, अब वह वोट का जो व्यापार है वो नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। तो नोटबंदी सरीखा यह भी है, इसको कह सकते हो आपकी कमीशन बंदी हो गई है। तो यहां पर यह कमीशन बंदी है, और यह नोटबंदी से भी कहीं ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है यह। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि यह जो सुधार किए गए हैं इसके परिणाम कब निकलेंगे, तो परिणाम निकलने में मान के चलिए कम से कम 10 वर्ष लगेंगे। आफ्टर 10 ईयर्स, हालांकि ये लागू अगले सीजन से ही हो रहा है, लेकिन कम से कम 10 वर्ष लगेंगे इसके परिणाम निकलने में। तब ये पता चल पाएगा कि इसे किसान कितना अच्छे तरीके से यूज कर पाएगा, क्योंकि किसान को सबसे पहले इसका यूज करना सीखना होगा। तो किसान जब इसका प्रयोग करना सीखेगा तब यह होगा। इसी प्रकार का एक और कदम उठाया गया था 2003 में, जिसे वायदा कारोबार कहते हैं। वहां पर भी इसी प्रकार की चीजें किसानों को देने की कोशिश की गई थी, लेकिन किसान इससे पहले उसे समझ पाते, उससे पहले उसे आढ़तियों ने समझ लिया और किसानों के विरुद्ध उसका प्रयोग कर दिया। नतीजा किसान ठगे गए। तो इससे पहले भी ये हो चुका है। तो यहां पर याद रखिएगा, अब इन आढ़तियों को ही पूरी बाजार व्यवस्था से बाहर करते रहे हैं। तो यहां पर अब एक राज्य से दूसरे राज्य में किसान व्यापार कर पाएंगे और कहीं भी उनको कोई रोकने वाला पावर नहीं होगा। तो यहां पर जो अवैध रूप से टोल नाकों पर वसूली हुआ करती है, अब आप देखेंगे जितने भी टोल नाके हैं, जितनी बड़ी बड़ी ट्रकें गुजरती हैं, उन सारे के सारे ट्रकों में जो सामान जाता है उसे रोकने के लिए वहां पर बहुत सारे आपके चेक पोस्ट लेके सारी चीजें, और हर एक चेक पोस्ट पर अलग अलग प्रकार के लोग, पुलिस विभाग के लोग वसूली करते हुए मिलते हैं। हर एक ट्रक वाले से, किसी ऑटो वाले से, ये सारा का सारा, क्योंकि ये बड़े बड़े ट्रकों में लॉरियों में भरकर आता है सामान, तो यहाँ पर आपको हर जगह पर वसूली करते हुए मिलेंगे लोग। तो अब ये सिस्टम खत्म हो गया। अब कोई रोक नहीं पाएगा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अनाज जा रहा है तो उसके ऊपर हम कोई टैक्स लगा पाए या कोई हम उसके ऊपर अवैध रूप से वसूली कर पाए। तो यह एक प्रकार से बहुत बड़ा रिफॉर्म है। अब आइए आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है इस पूरे ये में। तो सबसे पहला पॉइंट इसका प्लस पॉइंट निकला हमारा
इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों प्रकार के ट्रेड में फार्मरों को अब खुली छूट दे दी गई है कि आप राज्य के अंदर भी राज्य के बाहर भी दोनों प्रकार से व्यापार कर सके। यहां पर और देखिए, स्टेट गवर्नमेंट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम लेविंग एनी मार्केट फीस सेस और लेवी आउटसाइड एपीएमसी एरिया। तो यहां पर याद रखिएगा एपीएमसी, एपीएमसी अगर बात करेंगे तो एपीएमसी है क्या हमारा, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए कि एपीएमसी यहां पर है क्या। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी को एपीएमसी कहते हैं और यही आपका मार्केटिंग की व्यवस्था करती है, जिसे खत्म कर दिया गया है। अब यहां पर कोई भी राज्य सरकार कोई भी लेवी नहीं लगा पाएगी, किसी भी मार्केट फीस को नहीं लगा पाएगी, सेस को नहीं लगा पाएगी। इस एपीएमसी मार्केट को तो खत्म ही कर दिया गया और इसके बाहर किसी भी प्रकार का अनाज के ऊपर ट्रेड हो रहा है तो ऐसा कोई भी टैक्सेशन, लेवी इत्यादि कोई भी चीज नहीं लगा पाएगी। तो राज्य सरकारों को, हालांकि यहां पर बात करेंगे तो कितना टैक्स होता था ये भी अब जान लेना जरूरी है। तो यहां पर जब प्रोडक्ट हमारा निकलता था, मान लीजिए प्रोडक्ट का वैल्यू एक्स था, तो उसके ऊपर करीब करीब 8.5% के आसपास, 8% या 8.5% के आसपास टैक्स लगा दिया जाता था। ये जो अड़हातीय होते थे वह करीब करीब 2.5% के आसपास अपना प्रॉफिट ले जाते थे। वहीं राज्य सरकारों को यहाँ पर 3% का टैक्स मिल जाता था और ये जो मार्केटिंग कमीशन वाले होते थे इनका यह 3% होता था। तो यहाँ पर इस प्रकार की जो चीजें होती थी अब यह बिल्कुल साफ हो गई। तो अब यहाँ पर ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकेगा। तो यहाँ पर इसका सबसे पहला फायदा होगा उपभोक्ताओं को, जिसे कम मूल्य पर सामान मिल पाएगा या उचित मूल्य पर सामान मिल पाएगा। जो बीच में अड़हातीये होते हैं वो जो घोटाला करते थे वो नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल नासिक में अगर बात करेंगे ऑनियन का, तो यहाँ पर 3 रुपए के आसपास केजी आपका प्याज बिकता है, लेकिन ये 3 रुपीज वाला प्याज हमारे पास पहुंचते पहुंचते 25 रुपए से लेकर 40 रुपए तक का हो जाता है। अभी भी आपका 50 रुपए प्याज बिक रहा है, अभी प्याज 50 रुपए बिक रहा है। तो यहाँ पर समझिए यह किस प्रकार की समस्या है। तो यहाँ पर आज भी 3 से लेके 10 रुपए के आसपास महाराष्ट्र में प्याज है, लेकिन अब 25 रुपया वाला प्याज सीधे 50 रुपए पर बिकना शुरू हो गया है। तो मुख्य फायदा किसको हो रहा है, मुख्य फायदा हो रहा है अड़हातियों को। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये अड़हातिया वर्ग लगभग लगभग अब विलुप्त हो जाएगा इस पूरे के पूरे प्रकरण से, क्योंकि यहाँ पर अब हर किसी को अधिकार है अपने प्रोडक्ट को बेचने का, हर किसान को। द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑर्डिनेंस क्रिएट ए फ्रेमवर्क फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब यहां पर याद रखिएगा जो फार्मर्स एग्रीमेंट ऑर्डिनेंस है यह क्रिएट कर रहा है एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जगह होगी और यहां पर थ्रू एन एग्रीमेंट, एक समझौते के जरिए वह किसान और बायर्स के बीच में होगा टू द प्रोडक्शन एंड रेयरिंग ऑफ एनी फार्म प्रोड्यूस। तो यहाँ पर याद रखिएगा यह जो उत्पादन होता है उसे बेचने के लिए एग्रीमेंट होगा किसान और किसके बीच में, कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। तो यहाँ पर ऐसा भी किया जा सकता है। तो ये एक फ्रेमवर्क का निर्धारण भी करता है। कॉन्ट्रैक्चुअल खेती को यहाँ पर प्रोत्साहित किया जाएगा, कारण यहाँ पर सीधा सा है कॉन्ट्रैक्चुअल खेती को। हमारे यहाँ छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स हैं। अब यहाँ पर छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स हैं तो आप समझिए इनके ऊपर कृषि हमारा अनप्रोडक्टिव होता है, जबकि लोग इसमें इंगेज दिखते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई कंपनी इस प्रकार से खेती करना चाहती है तो सीधे तौर पर वह किसानों से जमीन लेकर लीज पर, यहाँ पर याद रखिएगा जमीन, किसानों की जमीन खरीदी नहीं जा सकेगी, लीज पर लेकर वह काम कर पाएंगे। अब यह लीज पर लेकर काम कर पाएंगे तो यहां पर रिजल्ट क्या होगा, पहला तो वो उनका जो पैसा आता है उस छोटी सी जमीन से वह उनके पास कंटिन्यू रहेगा, कि जितना पैसा उनके जमीन से आ रहा है उससे ज्यादा ही पैसा उनके पास आ जाएगा वो, और उसके लिए उनको मेहनत भी नहीं करनी होगी। तो यहाँ पर याद रखिएगा इस प्रकार से किसान अब मुक्त हो पाएगा अपना, पहला तो वह खेत का रेंट उसे मिल रहा है, खेत को उसने रेंट पे चढ़ा दिया, और दूसरा यहाँ पर क्या होगा कि उसे पैसे मिलने के पैसे भी मिल रहे हैं,
तीसरा यहाँ पर ये होगा जो उसका लीजर टाइम मिलेगा उसको वो अन्य किसी प्रोडक्टिव काम में अपना पाएगा, यूज कर पाएगा, क्योंकि जितने हमारे छोटे छोटे किसान हैं उनका समय भी लगता है ज्यादा, उनको पैसे भी ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं क्योंकि छोटा एरिया में खेती कर रहे हैं। नतीजा उनको यह कृषि कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होती है। तो यहाँ पर एक फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है फार्मर्स और कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स के बीच में। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीकल्चर को प्रोत्साहित किया गया है और या इसके लीजिए इसके लिए रास्ता साफ किया गया है। आगे देखिए, इट प्रोवाइड 3 लेवल डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। अब यहां पर मान लीजिए किसान और जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है उनके बीच में विवाद हो जाए, तब क्या होगा? तो यहां पर 3 लेवल की डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म की बात की जा रही है। इसमें कैंसलेशन बोर्ड है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है एंड अपीलेट अथॉरिटी है। तो 3 लेवल पर है। अब यहां पर अभी मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र ने यह न्यूज छापी कि अब किसान अपने उपज के अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है अपने कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग में तो वह अदालत नहीं जा पाएंगे। इस प्रकार की कई भ्रामक जानकारियां कई न्यूज़पेपर दे रहे हैं जिससे जनता को बरगलाया जा सके, भड़काया जा सके। तो इस प्रकार की भ्रामक जानकारियां कि वो अदालत नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा यह डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम इसके लिए पूरा का पूरा बना हुआ है। यहाँ पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, अपीलेट अथॉरिटी है, ये सारा का सारा है। हाँ, ये सिस्टम थोड़ा अलग है। अब यहाँ पर याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर, अब सुप्रीम कोर्ट में तो कोई फसल के लिए मुकदमा नहीं होना चाहिए। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में जाके कह रहा है कि ये मेरे फसल के लिए मैं मुकदमा कर रहा हूं, मुझे कम पैसा मिला है, तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट क्या क्या देखेगी? तो ऐसे ही तो वहां पर समस्या ये है कि उनका न्याय प्रक्रिया बहुत ही ढीला और